जिन चेयरमैनों ने, जिन प्रिंसिपलों ने करप्शन किया तो उनको जो है तकलीफ होना चालू हो गई। जाहिर सी बात है, अगर आपने गलत किया है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी। और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के साथ पूरा शहर खड़ा है। उन्होंने जो आवाज़ उठाया मैं उनकी सराहना करता हूँ। जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, ये बहुत हो गए तो 50-100 होंगे, इनको तकलीफ हो रही, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स हैं, जो लाखों की तादाद में, उनको तो राहत मिलेगी। और अगर एक आध ताजिया गिर गई तो शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कमिश्नर के हाथ में रहेगा, उसकी वजह से ये तकलीफ होगी। क्योंकि उनको चाहिए था कि मुहर्रम आ रहा है तो उस वक्त तो ये सब काम उन रास्तों पे नहीं करना था, जो पहले किया उसको सुधारना था। मुफ्ती साहब मुंबई में हैं और सोमवार को हमको लेटर देना था, 2 दिन इसलिए लेट हो गए कि यार काम शुरू होने वाला था ऐसा बोल रहे। मगर हम देखे कि शहर में जो है मुहर्रम के रास्ता जो है जहाँ से ताजिया जाती है वो रास्ते पे अभी तक काम चालू नहीं किया गया, और जहाँ किया गया सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे वर्किंग कमेटी के लोग और मुफ्ती साहब के साथ मानने वाले लोग हम आए अभी कमिश्नर साहब के बंगले पे और उनको लेटर दिया और ये कहा है कि 2 दिन बचा है, 2 दिन में आप पूरा काम कर दीजिए। काम नहीं होगा तो उसका जो विरोध में जो करना रहेगा हम करेंगे। मुफ्ती साहब भी कल आ जाएंगे मालेगांव, हम रास्ता जाके चेक करेंगे। कल कमिश्नर साहब को बोले हैं कि आप आज करा ले जो, तो उन्होंने कहा कि मैं सिटी इंजीनियर को और दूसरे लोगों को बोलता हूं और हमारे से कांटेक्ट करने का बोले हैं। अब हम देखते हैं कि यार पूरे शहर में बारिश जब आ जाती है, जहां अंडरग्राउंड गटर खोदी आ रही है वहां पर लोग गिरते भी हैं, तकलीफ ज़्यादा होती है। और अगर एक आध ताजिया गिर गई तो शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कमिश्नर के हाथ में रहेगा, उसकी वजह से ये तकलीफ होगी। क्योंकि उनको चाहिए था कि मुहर्रम आ रहा है तो उस वक्त तो ये सब काम उन रास्तों पे नहीं करना था, जो पहले किया उसको सुधारना था, मगर वो नहीं किए। इसलिए हम आज लेटर दिए हैं, कल हम देखते हैं क्या करना है। उन्होंने बोला कि यार काम शुरू कर दिया गया है और काम हो जाएगा, अभी देखता हूँ जहाँ का नहीं हुआ वहाँ कर दूंगा। जहाँ से ताजिया जिन रास्तों से जाएगी वो रास्ता हम पूरी तरह से सुधार देंगे, मतलब खड़ी डालेंगे, मुरुम डालेंगे, जो रास्ते से आराम से ताजिया गुजर जाए। और जहाँ पर जो अंडरग्राउंड किया गया है उसका काम जल्दी शुरू करें, ये भी बोला गया है। मिर्जा गालिब रोड हो गया या जो सुलेमानी चौक का जहाँ का भी है, जहाँ खोदा गया है वहाँ ठेकेदार को बोल के काम जल्दी शुरू करवाएं। जन्म दाखिला मामला हो, उसके बाद में रोहिंग्या का मामला हो, बांग्लादेशी मामला हो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं CR नंबर 40/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। 51/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। 138/25 ये भी छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। अभी जो नया CR दाखिल हुआ है 103/2025 ये किला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और उसके अंदर आज आरोपी को एक अटक किया था और उनका नाम है फैसल अहमद इफ्तिकार नाम के एक आरोपी है, उनको आज अटक किया। अब देखा जाए तो इस पूरे मामले की नौइयत ऐसी है कि CR नंबर 103/2025 में ये गुना दाखिल हुआ 10/6/2025 को, जबकि अगर इसका ऑक्यूरेंस ऑफ डेट देखेंगे कब से कब तक ये गुना हुआ है तो वो डेट है 1/11/2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, और ये FIR दाखिल होती 10/6/2025 को भी 1:15 पर। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा डिले हो चुका है। अच्छा, जब FIR दाखिल हुई उसके बाद में आज फैसल नाम के एक बंदे को अटक किया गया, ये बताकर कि लईक अहमद अनीस अहमद नाम के एक बंदे का इसने एक झूठा जन्म दाखिला बनाकर तहसील ऑफिस में दाखिल करके उससे प्रमाण पत्र हासिल किया प्रभाग क्रमांक 4 में। आज हमने कोर्ट के सामने बहस की, जो सेक्शन उसमें लगाए गए सेक्शन 3 रेड विथ 5, 318 सबसेक्शन 4, 336, 336/3, 338 एंड 340/2 ऐसे सेक्शन उसमें लगाए गए। हमने कोर्ट के सामने पैरवी की कि फैसल ने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया उसके ऊपर दस्तखत किसकी लाजमी थी, तहसीलदार की लाजमी थी या दंडाधिकारी की लाजमी थी। अब वो उनकी सिग्नेचर ना होने की वजह से ये मिस्टेक जो है ना फैज़ल का है ना अनीस का, ये मिस्टेक जो है ये कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी उनको आरोपी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनते हुए जो 7 दिन की PC पुलिस ने मांगी थी उसको करटेल करते हुए 2 दिन की PC मतलब परसों तक का PCR का आदेश पारित किया है।
क्या लगता है इस केस में हर दिन एक नया मोड़ आ जाता है, एक नए आरोपी को उठा लिया जाता है, पुराने लोगों की अभी तक मतलब बेल नहीं हो पा रही है, आर्गुमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, फॉर्चुनेटली अब तक 3 लोगों के बेल हो चुके हैं, उसमें से 2 लोगों के बेल हम ही के ज़रिए हुए हैं और इंशाल्लाह इनका भी बेल हो जाएगा। अब ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये किसके प्रेशर में कर रही है, ये किसके इन्फ्लुएंस में कर रही है, किस बुनियाद पर, किस वजह से कर रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें ये लोग को आरोपी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसको रोकने के लिए एक ठोस कदम, एक पुख्ता कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हमें कोई ना कोई कदम उठाने की बहुत सख्ती से ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ऐसा लगा कि 4 दिन से मैं बॉम्बे था तो शहर जो है वीरान सा हो गया था, क्योंकि तरह तरह के हर तरीके के कॉल्स का आना ये बात की गवाही देता है कि शहर में हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर काम कर रहे हैं। इतने फ़ोन, लेकिन उन शहरियान को हमने बताया कि हम शहर के फ़ायदे के लिए, शहर के मुफाद के लिए, शहर की तरक्की के लिए, शहर की कामयाबी के लिए और शहर के डेवलपमेंट के लिए और शहर में हो रहा है जो करप्शन है उसकी लड़ाई हम 3 दिन से बॉम्बे के अंदर हम वो लड़ाई लड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर अतिक्रमण के ताल्लुक से भी मालेगांव शहर के अंदर मैंने वहाँ पर लेटर दिया और उसमें ये कहा कि आज अतिक्रमण जो है वो मतलब 2 दिन का होता है, तोड़ देते, लोगों का नुकसान करके चले जाते। तो हमको इस तरीके का अतिक्रमण नहीं चाहिए। हमको अतिक्रमण मुसलसल वहाँ एक दस्ता घूमे, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसका सामान उठा ले। अगर इस तरीके की कार्रवाई का लेटर हमने मंत्रालय तक दिया, हमने बीजेपी के लीडर हो गए, हमने जतेंद्र आव्हाड हो गए, हमने और भी जो है लीडरों को इस तरीके से वहाँ पर लेटर दिया और उनको कहा कि इस तरीके की आवाज़ उठाओ। और एजुकेशन माफिया की लड़ाई तो हम 8 महीनों से मुसलसल लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नताइज भी बहुत जल्दी शहर के सामने आएगा। मैं शहर के अब्दुल अजीज़ MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने भी उनको कई बार कहा कि मुफ्ती साहब आप आमदार हैं, आप इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाओ। उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उसमें सबसे लाजवाब मुद्दा एजुकेशन माफिया का था। और एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जिन चेयरमैनों ने, जिन प्रिंसिपलों ने करप्शन किया तो उनको जो है तकलीफ़ होना चालू हो गई। जाहिर सी बात है, अगर आपने गलत किया है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब के साथ पूरा शहर खड़ा है। उन्होंने जो आवाज़ उठाया मैं उनकी सराहना करता हूं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के ताल्लुक से उनसे पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। और दादाजी भूसे, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप कब इंक्वायरी बैठाएंगे? हमने 3 महीने से हम मुसलसल राब्ते में, हमने आपको लेटर दिया, आपने आदेश भी हमारे लेटर पे निकाल दिया, लेकिन प्यारे खान साहब मालेगांव शहर क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह भी क्या है? अगर इस तरीके से शहर में अगर वो नहीं आते तो उसके अगेंस्ट हम धरना आंदोलन या जिस तरीके से हमको प्रोटेस्ट करना है हम मंत्रालय के बाहर इंशाल्लाह इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि दादाजी भूसे का ज़्यादा हक इसलिए बनता है कि उनके बगल के अंदर ही मालेगांव सेंट्रल पड़ता है, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। और दूसरा मसला लेकर आए थे कारपोरेशन। आप कारपोरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर अभिजीत पवार करके एक ऐसा ऑफिसर है जो शहर के अंदर काम करना नहीं चाहता। आज पूरे LED लाइट का आप निज़ाम उठाकर देखेंगे, पूरी तरीके से लाइटें बंद है, कोई ध्यान नहीं है। आज जो आवाम टैक्स भरती है, आज बजट जो है कारपोरेशन में आने वाला है, लेकिन शहर बुनियादी सहूलत से महरूम है। इसकी वजह क्या है? इसके अंदर हमने लिखा कि अभिजीत पवार जो है ऑफिस पे अवेलेबल नहीं रहता, 100 फ़ोन करने के बाद भी जो है वो कॉल रिसीव नहीं करता। और 8 महीने से एक टेंडर पे बजट गिर चुका है, एक पेपर पे बजट गिर चुका है, लेकिन टेंडर फ्लैश क्यों नहीं करता उसके ताल्लुक से। और आज हम जो है चौकसी के ताल्लुक से भी एक लेटर टाइप करके माहिती अधिकार के नाम पे, कारपोरेशन के नाम, और मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को हम एक लेटर और देंगे और उसके अंदर ये कहेंगे कि जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर जन्म दाखिले के मामले पे और इस मामले पे रोहिंग्या बांग्लादेशी तो शहर में पाए नहीं गए, उसके ऊपर SIT की इंक्वायरी की गई। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्रांत का हो, तहसीलदार का हो, कारपोरेशन का हो, सारी 5 सालों की इनकी भी SIT की इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे लेटर, ऐसा मुतालबा हम करते हैं और ऐसा लेटर जो है हम शहर के जो भी इनके मंत्री वगैरह हैं या मंत्रालय में हम इस तरीके की आवाज़ उठाना चाहते और सरकार तक हम ये विनंती करते हैं कि ऐसे ऑफिसरान पर कानूनी तौर पर SIT की इंक्वायरी होना चाहिए और स्कूलों पर भी हो। जिन लोगों ने गलत किया वो जद में आएंगे, लेट सवेर होता है। आज देखिए कि जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, ये बहुत हो गए तो 50-100 होंगे, इनको तकलीफ हो रही, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स हैं,
जो लाखों की तादाद में, उनको तो राहत मिलेगी। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से यही कहूँगा कि आप मुफ्ती साहब ने जो काम किया उसकी सराहना करो, और हम भी उसके लिए यहाँ पर खड़े, हम भी मुसलसल काम कर रहे हैं। आज तो ये बात मालूम पड़ा कि मालेगांव स्कूल में एलसी निकालने के 500 रुपये मांगे जा रहे, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। उसके बाद 8,000 फीस होती है, ये लोगों से 25,000 रुपये मांगते। हम बोलते हैं कि आप हमको स्लिप दो, तो ये बोलते हैं कि नहीं हम स्लिप नहीं दे पा। जब आप फीस लेते हो तो 25,000 की स्लिप दो ना, क्यों नहीं देते? ये है करप्शन। उसके बाद मालेगांव स्कूल का एक और मुद्दा ये सामने आया कि वहाँ की एक मैडम कहती है कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल हम करेंगे, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल बच्चों के लिए है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ और कमिश्नर साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये अभिजीत पवार पे कार्रवाई करे और इसको सस्पेंड करे और अच्छे ऑफिसर को उनकी जगह बैठाए, और ऐसे जितने भी ऑफिसर गलत कर रहे इनको जो है सस्पेंड किया जाए। ये मुतालबा लेकर हम कारपोरेशन आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर बेकरी वाला राब्ता ऑफिस में बहुत सारे गवर्नमेंट कोर्स फ्री में कराए जा रहे हैं। एक ऑफिस से तो शहरियान फ़ायदा उठा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को बेकरी वाला जो एक और ऑफिस का तोहफा शहरियान को देगा और शहर को बताएगा कि काम किस तरीके से होता है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीमें और बहुत सारे डेवलपमेंट के प्लान्स और बहुत सारे तरक्की की जो राहें हैं इंशाल्लाह उस ऑफिस से होगी। तो ये जो है एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एक ऑफिस का मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो है 12 तारीख को इफ्तिताह होने वाला है, उसके अंदर मैं शहरियान से ये कहूँगा कि और भी पार्टी के जो मुखलिस लोग हैं, बराए मेहरबानी, मैं चापलूस लोगों को आवाज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं मुखलिस लोगों को जो शहर की तरक्की और कामयाबी चाहते हैं वो हमसे आकर मिले और हमारी जो कमेटी है, हमारी जो ऑफिस है उसका रुख करे और हमारे साथ जुड़े। 12 तारीख को इंशाल्लाह एक बेहतरीन ऑफिस का इफ्तिताह बेकरी वाला जो है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के तौर पे शहर को तोहफे में देगा इंशाल्लाह। जन्म दाखिला मामला हो, सगीर मास्टर जो है उसके बाद में रोहिंग्या का मामला है, बांग्लादेशी मामला, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सीआर नंबर 40/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था, 51/25 छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था, 138/25 भी छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था। अभी जो नया सीआर दाखिल हुआ है 103/2025 ये किला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ नंबर है, और उसके अंदर आज आरोपी को एक अटक किया था और उनका नाम है फैसल अहमद इफ्तिकार नाम के एक आरोपी है, ये जो उनको आज अटक किया। अब देखा जाए तो इस पूरे मामले की नौयत ऐसी है कि सीआर नंबर 103/2025 के बोगस है। ये गुना दाखिल हुआ 10/6/2025 4 बहनें हैं, जबकि अगर इसका ऑक्यूरेंस ऑफ डेट देखेंगे कब से कब तक ये गुना हुआ है तो वो डेट है 1/11/2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक, और ये एफआईआर दाखिल होती 10/6/2025 को भी 1:15 पर। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा डिले हो चुका है। अच्छा, जब एफआईआर दाखिल हुई उसके बाद में आज फैसल नाम के बंदे को अटक किया गया, ये बताकर कि लाइक अहमद अनीस अहमद नाम के एक बंदे का इसने एक झूठा जन्म दाखिला बनाकर तहसील ऑफिस में दाखिल करके उससे प्रमाण पत्र हासिल किया प्रभाग क्रमांक 4 में। आज हमने कोर्ट के सामने बहस की, जो सेक्शन उसमें लगाए गए सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 336 338 हाजिर किया गया 340/2 इन्होंने माना है कि मैंने 4 दाखिले बनाया कोर्ट के सामने पैरवी की कि मुझे जो कागजात दिए फैसल ने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया उसके ऊपर दस्तखत किसकी लाज़मी थी, तहसीलदार की लाज़मी थी या दंडाधिकारी की लाज़मी। मैंने जवाब दिया कि उनकी सिग्नेचर ना होने की वजह से ये मिस्टेक जो है ना फैसल का है ना अनीस का, ये मिस्टेक जो है ये कॉर्पोरेशन के जो भी अधिकारी लड़का उनको आरोपी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनते हुए जो 7 दिन की पीसी पुलिस ने मांगी थी उसको कर्टेल करते हुए 2 दिन की पीसी मतलब परसों तक का पीसीआर का आदेश पारित किए गए थे। तो राशन कार्ड वालों का ऐसा कहना है कि ये बोगस है, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, मगर एप्लीकेशन में राशन कार्ड मौजूद है। वो कहाँ से बनाया, किसने बनाया, कैसा बनाया? देखिए फॉर्चुनेटली तीसरा उनका ऐसा कहना है अब तक कि वो 3 लोगों के बेल हो चुके हैं, वो लड़कियां कभी मालेगांव में आई बेल अमी के जरिए हुए हैं और इंशाल्लाह इनका भी बेल हो जाएगा। आई नहीं, जब आई ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये किसके प्रेशर में कर रही है, ये किसके इन्फ्लुएंस में कर रही है, किस बुनियाद पर, किस वजह से कर रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें लोग को आरोपी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप सब लोग जानते हैं। इसको रोकने के लिए एक ठोस कदम, एक पुख्ता कदम उठाने की बहुत जरूरत है और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हमें कोई ना कोई कदम उठाने की बहुत सख्ती से लाया जाता कारपोरेशन का वो भी मुतनाज़ है। गजाला ने माना है कि दस्तखत है,
अब वो दस्तखत सही है गलत है उसकी तफ्तीश करना है, पैसा मिला इनको जरूरी है। तो ऐसा इन्होंने ये 4 नहीं और कितों का किए। राशन कार्ड कहाँ से आए, कौन बनाया, और ये 2-2 आधार कार्ड कैसे बने। और जब यूपी का है ऑलरेडी तो फिर यूपी में दाखिले बनाना था, मालेगांव में क्यों बनाए। और चूंकि चार्जशीट आगे जवाब लिए तो अदालत का कहना है कि भाई ये अगर बाद में तफ्तीश में आया कि इनका भी रोल है क्रिमिनल तो उनको करते आता, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई उनको जबानी हो गई, चार्जशीट आ गई तो उसका मतलब तुमको बरी जमा कर दी, ऐसा नहीं है। नई तफ्तीश में नई चीज़ आई तो उसकी तफ्तीश कर सकते। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी उन्होंने, तो उसमें से 1 दिन जा चुका था, तो अदालत ने शनिचर तक पुलिस कस्टडी दी है। भाई ये जो आज हम सर्वे नंबर 119 के लोग को लेकर हम आए हैं, ये 2 से 3 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। कमिश्नर साहब हमारे से वादा करते थे। उन्होंने 1 जुलाई का वादा किया था, तो हम लोग ने 3 जुलाई का टाइम दिया था और 3 जुलाई को हम ताकत के साथ आए हैं। हमारा बजट 1,53,00,000 का था, हमको 1 करोड़ से ऊपर कुछ मिल रहा है। 1-2 गली वो छोड़ रहे हैं, बोले बाद में मैं आपको बजट दे दूंगा। और ये जितने बेचारे सब हमारे बहन और भाई लोग हमारे आए हैं, ये हमारे यहाँ के ढप्पन MLA के पास गए थे, 2 से 3 चक्कर गए, 2 साल से दौड़ रहे हैं। उनके पास एक ही जुमला रहता है कि मेरे पास बजट नहीं है, फंड नहीं है। तो वो एक MLA होके अगर वो चाहते तो कमिश्नर के पास आके ताकत लगा के अपना फोर्स लगा के क्या ये 119 वाले को बजट नहीं दिला सकते थे क्या। आज ये आवाम आई है कि कोई लीडर नहीं है, सब वर्कर है यहाँ पे। आए कमिश्नर के पास 4, 5, 6 चक्कर आए और आज कमिश्नर के पास फिर हमारी माँ बहन और सब भाई लोग आए हुए हैं। उन्होंने हमारे को 1 करोड़ के ऊपर कुछ देने का वादा किया है। इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद उन्होंने बजट का उसके ऊपर लिख कर दे देगा और हमारा काम उसके ऊपर बाद महीना 1.5 महीने के बाद वो काम चालू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर्वे नंबर 119 और 120 में मैं 1994 से अंदर रह रहा हूँ। बाकी वहाँ का रोड गटर आज भी वैसी है। आज अल्लाह का शुक्र है, कमिश्नर साहब ने वादा किया है वो रोड और गटर और लाइट कनेक्ट करके देंगे। हम सब सर्वे नंबर 19 से आए हैं, 119 से आए। हमारे गड़बड़ भाई के साथ हम आए हैं, तो वही से सलीम गड़बड़ साहब के साथ आए हैं, तो हमारा हो गया, रोड का काम होगा। हम लोग सर्वे नंबर 119 से आए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच चुकी, लेकिन हमारा शहर सिर्फ रोड और गटर के पीछे ही परेशान है। ना यहाँ कोई रोजगार है, ना अच्छी कॉलेज है। यहाँ औरतों को भी दौड़ना पड़ता है कि रोड के लिए। और हम लोग पिछले टाइम कारपोरेशन आए थे 20 मई को, और 20 मई को आने के बाद तो कमिश्नर साहब से मिले थे। फिर उसके बाद से वक्त पे हम लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और आज कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम लोग कुछ 1 करोड़ से ऊपर की मंजूरी दी है और 2-4 दिन के बाद हमको बुलाए हैं। हम लोग आएंगे, उसके बाद फिर वो बजट देंगे हमको, फिर आगे जो प्रकरण रहेगा फिर हम बोलेंगे। मालेगांव में पवारवाड़ी से नूरानी नगर के हम सब रहने वाले बाशिंदे कारपोरेशन आए थे। हमारे यहाँ की सड़क और रोड और लाइट गटर गंदगी का बहुत ज़्यादा फुकदान होने की वजह से हम लोग परेशान थे। कई साल परेशान रहे, लेकिन कोई सियासी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। और हम आज कमिश्नर साहब के पास आए। कमिश्नर साहब का हज़ारों शुक्रिया कि उन्होंने हमसे वादा किया है, टेंडर पास किया है और हमारे यहाँ की रोड और गटर सड़क सब बनाने का, लाइट का कनेक्शन का सब इंतज़ाम करने का वादा किया है। और अभी फ़िलहाल पहला कदम उनका रोड बनाने का है, उनके बाद दूसरी चीज़ें सहूलत देंगे, वो इस चीज़ का वादा किया है। और तकरीबन 2-3 महीने में अगर पूरा हो जाता है तो ठीक, नहीं तो हम फिर इसके बाद पूरे महल्ले की और ज़्यादा ताकत के साथ हम यहाँ पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। हम लोगों को अपने सियासी लीडरों पर तो भरोसा नहीं है। कमिश्नर साहब का लाखों एहसान और शुक्रिया कि इस उम्र में हमारा साथ दिया, हमारे साथ हमारा वादा पूरा करने की उम्मीद दिलाई है और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।